नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से तृतीय पाठ 3 अस्माकं परिवेशा के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का वाचन और अर्थ बता दिया गया है, आपने अवश्य ही उससे लाभ उठाया होगा। तो प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ: क्रीडा क्षेत्रम, खेल का मैदान, बेगेन तेजी से, सहचरी सह मित्रों के साथ, उत्साहेन खुशी से, शिक्षाए शिक्षा के लिए, आपणम बाजार, बही बाहर, पकवानी पके हुए, कोकिलः कोयलें, पादपान पौधों को, सिंचती सींचती हैं, तडागः तालाब, भ्रमरः भंवरे, गुंजंती गूंजते हैं, संप्रति इस समय, अश्वत्थः पीपल का वृक्ष, वट बरगद, निम्ब नीम। अभ्यासः अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। उच्चारण करें और पुस्तिका में यानी अपनी कॉपी में लिखें। तो उच्चारण करते हैं। क्रीडा क्षेत्रम, शिक्षाए गुंजनम, उत्साहेन पुस्तिकाभ्या अश्वत्थः। आपको इन शब्दों को उच्चारण के साथ साथ इनको आपको अपनी कॉपी में भी लिखने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि आपको ये कठिन शब्द आप आसानी से पढ़ और लिख सकें। ये देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको इनको अवश्य ही कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरत। एक पद में यानी एक शब्द में आपको उत्तर देना है, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा भी आंसर आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। जैसे लिखा हुआ है का नंबर पर, बालकाः केन क्रीडन्ति। बालक किससे खेलते हैं? तो केन के स्थान पर आपको लिखना है कंदुकेन। तो मैंने पूरा लिख दिया है, बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। इतना भाग आपको प्रश्न में ही लिखा हुआ मिलेगा, केवल केन के स्थान पर आपको कंदुकेन याद रखना है और लिखने का अभ्यास करना है। छात्राः किमर्थम विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र किस लिए विद्यालय जाते हैं? छात्राः शिक्षाए। तो किमर्थम की जगह आपको क्या लिखना है? शिक्षाए विद्यालयं गच्छन्ति। तो आपको देख रहे हैं, आपको केवल वन वर्ड इतने भाग हैं जो मैंने अंडरलाइन भी किए हैं, इनके स्थान पर आपको ये शब्द लिखने हैं। बाकी आपको प्रश्न में ही लिखा हुआ मिलेगा। फलानी केभ्यः पतन्ति। फल किससे गिरते हैं? फलानी वृक्षेभ्यः पतन्ति। तो केभ्यः की जगह क्या लिखेंगे? वृक्षेभ्यः। फलानी वृक्षेभ्यः पतन्ति। प्रातः कस्य प्रकाशः भवति। प्रातः कस्य के स्थान पर लिखेंगे? सूर्यस्य प्रकाशः भवति। भ्रमराः कुत्र गुंजन्ति। कुत्र के स्थान पर लिखेंगे? भ्रमराः कमलेषु गुंजन्ति। भ्रमर यानी भौरे कमलों पर गुंजार करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ केवल आपको शब्दों को याद करना है और उनको लिखना है। बाकी आपको आप देख रहे हैं ये सब आपको प्रश्न में ही लिखा हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मंजुषाता पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषा कहते हैं, ये बॉक्स जो बना हुआ है इसे मंजुषा कहते हैं। इसमें आपको शब्द दिए हुए हैं जिनकी सहायता से आपको ये रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। वयम बालकान नेत्राभ्याम पश्यामः। वयम हम सब बालकों को नेत्राभ्याम, नेत्र 2 हैं इसलिए नेत्राभ्याम का प्रयोग किया गया है। नेत्राभ्याम पश्यामः नेत्रों से देखते हैं। विद्यालयः शिक्षाए भवन्ति। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर भी डाले हुए हैं, विद्यालय शिक्षा के लिए होते हैं। उपवन रक्षकः कूपात् जलम आनयति। उपवन रक्षक कौन है? माली। कूपात मतलब कुएं से, जलम आनयति जल लाता है। इनका अर्थ मैंने आपको पाठ के अर्थ में भी बहुत अच्छे से बताया है, आप वहाँ से भी इनका अर्थ बहुत अच्छे से पढ़कर अभ्यास कर सकते हैं। जब आपको अर्थ पता रहेगा तब आपको ये रिक्त स्थान भरने में भी आसानी रहेगी। अगला है भ्रमराः कुसुमानाम ऊपरी गुंजन्ति। भ्रमर यानी भौरे फूलों के ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर गुंजार करते हैं। गुंजार मतलब भौरों की आवाज़ को कहते हैं गूंजना, जैसे कोयल कूकती है तो ऐसे ही भ्रमरों के लिए गुंजार शब्द का प्रयोग किया गया है। खगाः वृक्षेषु निवसन्ति। पक्षी, खगा मतलब पक्षी वृक्षों पर रहते हैं। प्रश्न नंबर 4, विभक्तिम वचनम च लिखत। विभक्ति और वचन लिखें। तो यहाँ पर देखिए आपको विभक्ति और वचन दिए हुए हैं, यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं
और एक आपको लिख कर भी दिया हुआ है यहाँ पर उदाहरण के लिए, यथा मतलब उदाहरण के लिए। शिक्षाएं, शिक्षाएं में आपको बतानी है कौन सी विभक्ति, चतुर्थी और एक वचनम। अब आगे है पुस्तिकाभ्या, इसमें चतुर्थी और पंचमी दोनों विभक्ति हैं और बहुवचन है। वृक्षेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कुसुमानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। जैसे बनता है बाल का नाम, ऐसे ही वृक्षेषु में बालकेषु। जब आप बालक के रूप पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से इसका अभ्यास हो जाएगा। आपकी पुस्तक में पीछे बालक के रूप भी परिशिष्ट में दिए हुए हैं। अगला है कंदुकेन, जैसे बनता है बालकेन, ऐसे ही तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है कंदुकेन। सहचरई, सहचरई मतलब साथियों के साथ, तो तृतीय विभक्ति जैसे बालकई बनता है ऐसे ही सहचरई और तृतीय विभक्ति बहुवचनम। प्रश्न नंबर 4, कोष्ठकात उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्य। देखिए कोष्ठक में दो दो शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन यहाँ पर भरना है। तो पहला है वयम नेत्राभ्याम चित्राणि पश्यामः, हम सब नेत्रों से चित्रों को देखते हैं। नेत्र दो हैं इसलिए नेत्राभ्याम का प्रयोग द्विवचन का किया गया है। ते शिक्षाएं विद्यालयम गच्छन्ति, वे सब शिक्षा के लिए विद्यालय जाते हैं। तो देखिए शिक्षाएं यहाँ पर राइट भी लगा रखे हैं जो सही है, और मैंने यहाँ पर भर भी रखे हैं। इसमें रिक्त स्थान में जनाः गृहात् आपणम आगच्छन्ति, लोग घर से बाजार को आते हैं। तो गृहात् का पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आप जब बालक शब्द के रूप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इन विभक्तियों का भी ज्ञान बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब अगला है भ्रमराः ऊपरी गुंजन्ति पुष्पाणाम, भ्रमर यानी भौरे फूलों के ऊपर गुंजार करते हैं। फिर अगला है पक्वानि फलानि सन्ति वृक्षेषु, लिखेंगे वृक्षेषु बहुवचन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे संति है, बहुवचन है, तो वृक्षेषु वृक्षों पर पके हुए फल हैं। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित शब्दानाम विलोम पदम मंजुषायाम लिखत, रेखांकित शब्दों के विलोम पद मंजुषा में लिखें। ये मंजुषा है, यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, आप इसमें भी लिख सकते हो। मैंने इसको और स्पष्ट हो जाए आपको इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिए हैं। पहला है उदाहरण के लिए, अत्र बालकाः दुखेन धावन्ति, तो दुखेन का विलोम क्या होगा, सुखेन। बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति, उत्साहेन का क्या विलोम होगा, हतोत्साहेन यानी उत्साह रहित। बालकाः मंद स्वरेण गीतम गायति, मंद स्वरेण का मतलब धीरे से, और तीव्र स्वरेण मतलब तेजी से, तीव्र उच्च स्वर से। प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छामः, प्रातः काले की जगह क्या लिखेंगे, प्रातः काल में सुबह, और सायंकालीन मतलब शाम के समय। प्रश्न नंबर 7, चक्रात पदानि आदाय पठ धातोः उचित प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत। चक्र से, देखिए एक सर्कल बना हुआ है यहाँ पर, चक्र से पदों को आदाय मतलब लेकर, पठ धातु के उचित प्रयोग करके वाक्यों को बनाएं, रचना करें या बनाएं। यथा जैसे, तुम किम पठसी, तुम क्या पढ़ते हो। ये आपको मैंने सर्वनाम तालिका पहले लिखाई हुई है, और पठ धातु के लट लकार के रूप भी लिखाए हुए हैं, और आपकी पुस्तक में भी आपकी परिशिष्ट में सबसे पीछे पठ धातु के रूप दिए हुए हैं। आप कर्ता और क्रिया एक ही पुरुष एक ही वचन का प्रयोग करते हुए आप ये सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख रखे हैं, देखिए पहला है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए त्वम से यहाँ से लिखा हुआ है तो हम ऐसे चलेंगे। तो अगला है आपका यूयम, विद्यालय, पठ का जगह क्या बनाएंगे, यूयम आपका मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया ही है, पठसी पठा पठत ऐसे बनता है, तो यूयम विद्यालय पठत। फिर अगला है ते, ते श्लोक श्लोकान पठंती, सातव ते आपका बहुवचन का है प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी पठंती, ते श्लोकान पठंती। अगला है वयम अध्यापकात, वयम के साथ क्या लगाएंगे आप, उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी पठामः, वयम अध्यापकात पठामः। फिर है आवाम ज्ञानाय, अब आवाम कौन सा है, उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगेगी आवाम ज्ञानाय पठावाहा। फिर अगला है अहम प्रतिदिनम, फिर क्या लगाएंगे अहम के साथ, अहम है आपका उत्तम पुरुष एक वचन का करता, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे पठामी, अहम प्रतिदिनम पठामी। ये पठ धातु जो आपको बीच में दी हुई है इसी से आपको रूप बनाने हैं कर्ता के अनुसार। फिर है वयम गीताम, देखिए यहाँ आ गए हम, वयम गीताम
अब वयम के साथ क्या लगाएंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठामः, वयम गीताम पठामः। अगला है जहीरा, जहीर कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है तो एक वचन में है, तो जहीरा मित्रई सह पठती, जहीर कोई एक ही व्यक्ति है इसलिए पठती प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। जहीरा मित्रई सह पठती, जहीर मित्रों के साथ पढ़ता है। अब विशेष क्या दिया हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं। सह यानी साथ पद के पहले तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर सह शब्द आप देख रहे हो, तो यहाँ पर देखिए बालकई, जैसे तृतीय बहुवचन में बनता है, बहुत सारे मित्रों के साथ खेल रहा है इसलिए बहुवचन का प्रयोग दिखाई दे रहा है आपको। तो सह के योग में यहाँ पे मित्रई में तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया। यदि एक होता तो मित्रेण बनता, और यहाँ बहुत सारे मित्र हैं इसलिए बहुवचन बना है। तो सह पद के पहले यानी शब्द के पहले तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है। उदाहरण भी इन्होंने दिया है, पाठ में भी आपने उदाहरण देखा है। सहचरी सह खेलती, सहचरी मतलब मित्रों के साथ खेलता है। देने के अर्थ में जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, छात्राय ज्ञानम ददाति, छात्र को ज्ञान देता है। तो ज्ञान किसे दे रहा है, छात्र को, इसलिए छात्राय। जैसे बनता है नराय, बालकाय, अश्वाय। ये आपने पाठ 1 में इस तरह से रूप पढ़े हुए हैं। अगला है अलगाव में जो स्थिर रहे, यानी कि जो वस्तु अलग हो रही है, जिससे अलग हो रही है, जो स्थिर वस्तु है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते अलग हो गए लेकिन वृक्ष अपनी जगह पर है। तो जो वस्तु अपने स्थान पर बनी हुई है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे बालकात, रामात, अश्वात, आपने पढ़ा है नरात। तो ऐसे ही यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अब शिक्षण संकेत में आपके लिए है, पाठस्य अनुच्छेदानां छात्रैः पृथक पृथक वाचनं करेत्। आप इसमें जो पाठ में अनुच्छेद पाठ दिया हुआ है इसका आपको अभ्यास करना है वाचन का, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको कराया जा चुका है वाचन का अभ्यास। विभक्त्या कारक कारकाणि च परिशिष्टे भागे सन्ति तेषाम अभ्यासम करेत्। विभक्ति का और कारकों का परिशिष्ट भाग में, यानी इस पुस्तक के पीछे के भाग में आपको दिए हुए हैं, उनका अभ्यास करना है। तो हमने विभक्ति और कारक की तालिका आपको बहुत पहले बता दी गई है, आपको लिखवा दी गई है, उससे आप अभ्यास करिए। बालक शब्द से पठ धातु च रूपाणी परिशिष्टात् लेखित। बालक शब्द के और पठ धातु के रूप आपको इस पुस्तक में परिशिष्ट होता है। पीछे जो आपको पुस्तक में भाग दिया हुआ है उसे परिशिष्ट कहते हैं, उसमें आपको ये दोनों रूप ही दिए हुए हैं। वहाँ से आप उनको अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। स्मरणीयम क्या है, आज्ञा माने। आपको किन की आज्ञा माननी है, देखिए, आज्ञा मान्य जना नाम, आज्ञा माननी चाहिए जो सम्मानित लोग हैं। आज्ञा माने पूज्य जना नाम, पूजनीय लोगों की आज्ञा माननी चाहिए। आज्ञा माने ज्येष्ठ जना नाम, हमें ज्येष्ठ यानी हमसे जितने भी बड़े हैं उन सबकी ही हमें आज्ञा माननी चाहिए। आज्ञा माने श्रेष्ठ जना नाम, आज्ञा माननी चाहिए हमें सभी श्रेष्ठ लोगों की, जो उत्तम लोग हैं उनकी आज्ञा माननी चाहिए। और ना कुरु विलंबम, क्या नहीं करना चाहिए, बिना देर किए। ना कुरु नहीं करना चाहिए, विलंबम किसमें देर नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसा कौन से कार्य हैं जिसमें हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो लिख रहे हैं ना कुरु विलंबम शौच स्नाने, देर नहीं करनी चाहिए शौच में और स्नान करने में। ना कुरु विलंबम भोजन पाने, और देर नहीं करनी चाहिए भोजन प्राप्त करने में। ना कुरु विलंबम उषसी विहरणे, और देर नहीं करनी चाहिए प्रातःकाल घूमने में। ना कुरु विलंबम विद्या ग्रहणे, और विद्या ग्रहण करने में अर्थात पढ़ने में हमें कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी पढ़ाई को समय से पूर्ण करना चाहिए। जो भी हमें कार्य मिले पढ़ने के लिए उसे हमें समय से पूर्ण करना चाहिए। अब ये देखिए, सूक्ति है। संस्कृत में कुछ महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं जिन्हें सूक्ति का नाम दिया जाता है, उत्तम कथन होते हैं। तो क्या है यहाँ पे लाइन, देखिए, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अप्रियस्य, ये देखिए मैंने अर्थ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। सूक्ति का अर्थ है अप्रिय और हितकारी। पथ्य से कहते हैं हितकारी, वक्ता मतलब बोलने वाले, और श्रोता मतलब सुनने वाले लोग। दुर्लभा मतलब कठिनता से प्राप्त होते हैं। अप्रिय और हितकारी वचन बोलने वाले और सुनने वाले लोग कठिनता से प्राप्त
होते हैं। अर्थात कोई अप्रिय वचन भी हो और हितकारी भी हो, वो वचन कोई बोल दे और कोई सुन भी ले, तो ऐसे लोग बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के अर्थ और उसके कार्य के साथ में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।